बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। इस कड़ी में हम लोग दूसरे चरण के तहत बांका जिला में आए हुए हैं। बांका जिला के बेलहर सीट के साथ साथ जो बांका की सभी विधानसभा सीटें हैं उस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवी अनुज सिंह। अनुज जी से सबसे पहले शुरू करते हैं, चूंकि बेलडीहा से आते हैं, वर्तमान समय में बेलडीहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है और बेलहर इनका विधानसभा है। बेलहर की स्थिति पर सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद बांका के तमाम सीटों का हाल जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच कई तरह के बदलाव हुए हैं। आप देखेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए एनडीए सरकार द्वारा दिया गया। तेजस्वी रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी का एक मुहिम था कि पलायन को रोकेंगे, रोजी रोटी जो है वो बिहार के लोगों को बिहार में ही मिलेगी। तो क्या कुछ होने जा रहा है इस बार के चुनाव में, सीधे अनुज जी से जानते हैं। अनुज बाबू, बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय देने के लिए। बात बिहार की है, बात बिहार को बदलने की है। क्या लग रहा है, बदलाव हो रहा है या जो डबल इंजन की सरकार है वही एक बार रफ्तार भरने वाली है? सबसे पहले आपका धन्यवाद अभिषेक जी। आप न्यूज़ 24 के माध्यम से लगातार क्षेत्र में जुड़े रहते हैं जनता से, पब्लिक के बीच आपकी अच्छी छवि है, आप सच को दिखाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत धन्यवाद। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो सही बात आप बता रहे हैं। अभी जो डबल इंजन के सरकार की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल रफ्तार में रहेगी। उसका रीज़न है, देखिए एनडीए सरकार ने जो काम किया है महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए, जो उन्होंने एक जीविका के माध्यम से कुछ पैसे दिए, उनको एक सपना दिखाया कि आप भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आपको अपने प्रोसेस से जो भी तरीका है उससे आपको लोन लेके आत्मनिर्भरता की बात कही है। ये है सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात कही है। ये सब चुनाव फैक्टर रहेगा यहाँ पे। लेकिन बेलहर विधानसभा की बात जो मैं करना चाहूँगा, क्यों एनडीए यहाँ पे जीतेगी, उसका दो कारण है। एक कारण तो ये है कि यहाँ पे जो विधायक जी वर्तमान में रहे हैं, मनोज यादव जी, उनका जनता के बीच अच्छा छवि रहा है। वो लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। उनका एक आवासीय ठिकाना है जो परमानेंट है। लेकिन वर्तमान में जो महागठबंधन के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं चाणक्य प्रकाश रंजन जी, नो डाउट वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। और उनके पिताजी का जो छवि यहाँ पे रहा है, लोकसभा में लगातार 7-8 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बेलहर विधानसभा से भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और आगे जाकर वो लोकसभा से भी अभी वर्तमान में भी है, पहले भी रहे। उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं रही है यहाँ पे, उनका जनता के बीच अच्छा लगाव नहीं है। तो इस वजह से लोग इनको पसंद कर रहे हैं। इनका काम भी अच्छा रहा है, लगातार वो प्रयासरत रहते हैं। क्षेत्र में कितना अच्छा काम हो, बहुत सारा सड़कें बनवा दिया, छोटी छोटी योजनाओं पे उन्होंने ध्यान दिया और हर गांव हर पंचायत में पहुंचने का जो उन्होंने कार्य किया है विधायक जी मनोज यादव जी ने, वो एक अच्छा प्रयास रहा जनता के बीच जाने का। तो जनता उनको पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर है उनके जीतने का कि एनडीए सरकार की जो अपना कोर कमेटी, कोर वोटर है, वो महिला है। अभी वर्तमान स्थिति में वो नहीं बदलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ समझने वाली बात। आपने कहा है कि सांसद जी हैं, उनके सुपुत्र हैं। सांसद जी जदयू में, उनके बेटे आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज जी जदयू से हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लोगों को लग रहा होगा कि भाई ऐसा एक ही घर से दो अलग अलग पार्टी में लोग बिल्कुल कहीं मजबूरी गिरधारी बाबू की भी बन सकती है। नहीं, बिल्कुल है। ये बात भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो सब इस बात से वाकिफ हैं। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि उनका मतलब क्या रहा है, इस तरीके से क्या मजबूरी रही कि उन्होंने अपने आप को एनडीए सरकार में वर्तमान में भी वो हैं, अपने आप को बनाए रखा है और बेटे को महागठबंधन से टिकट दिलवाए। तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी, ये जनता के बीच आकर वो जवाब देंगे। तो ये बात तो फैक्टर है। लोग अभी भी आश्वस्त नहीं हो पाए, महागठबंधन के लोग भी आश्वस्त नहीं हो पाए हैं कि ये जीतने के बाद महागठबंधन में ही रहेंगे या ये वापस फिर एनडीए के सदस्य बनाएंगे। तो ये मजबूरी तो है, ये भी वापो की स्थिति बनी हुई है जनता के बीच। अच्छा, एक चीज़ और है, कहते हैं कास्टिज्म वोट जो है बिहार में बहुत मायने रखता है। अगर हम बेलहर सीट की बात करते हैं
तो कास्टिज्म यादव यहाँ पे अत्यधिक तादाद में है। क्या लगता है आपको कि जो जातिवाद की बात होती है वही एक बार फिर से बेलहर में चलने वाला है, या अब लोग जाति और जातिवाद को छोड़ के काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, सिर्फ बिहार के विकास का सोचते हैं? बेलहर की जनता की जो बात आप कर रहे हैं बेलहर विधानसभा की, तो इसमें बहुत ज़्यादा जातिवादी के ऊपर काम नहीं होगा। निश्चित रूप से लोग विकास को चुनने का प्रयास कर रहे हैं, लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है उधर, लेकिन विकास को गति देने के लिए बात कर रहा है। जो युवा है खास करके, जो महिलाएं हैं, वो अपनी सुरक्षा के हिसाब से, उन लोगों ने तो निश्चित रूप से विकास को बढ़ाने वाले लोग को चुनने का प्रण लिया है, और वो लोग एनडीए को ही वोट करेंगे। ऐसा मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में, मैं भी जा रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ मुस्लिम लोगों के बीच में बैठा था, उनसे बात की तो उन लोगों ने भी यही कहा कि देखिए अब हम लोग विकास की बात करेंगे, विकास को ही चुनने का प्रयास करेंगे। जो नेता विकास की बात मुस्लिम क्षेत्र के हाँ लोग भाई, बोल रहे हैं। मुस्लिम क्षेत्र बिल्कुल, रांगा नबी बांध करके जो क्षेत्र है ये सब मुस्लिम एरिया है। बिल्डियामोर से आप निकलेंगे ये मुस्लिम एरिया है। वहाँ पे मेरी बात हुई, बैठक हुई, जो एनडीए के लोग हैं उनका नहीं, मैं जनरल आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। उनका कहना था कि नहीं नहीं, मोदी सरकार कुछ तो कर रहा है, नीतीश जी कर रहे हैं, तो हम लोग उनको वोट करेंगे। कोई नेता हमारे बीच जीतने के बाद नहीं आता है, या नहीं जीत पाए तो भी हमारे पास है, ऐसा नहीं होता है। देखिए एक चीज़ तो है, चूँकि आप पंचायत में प्रतिनिधित्व करते हैं तो तकरीबन 6000 लोग जो है सीधे एक मुखिया से कनेक्ट रहते हैं। बेल्डिहा की अगर हम बात करते हैं तो घर घर के लोग आपको जानते हैं, आप भी घर घर के लोगों से सीधे जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या नज़र आता है आपको कि एनडीए जीते, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, और बिहार में क्या लगता है जो आधार आपके यहाँ से बनकर जाएगी? ऐसे ही हर पंचायत में इस तरह की मुहिम चल रही है। देखिए एनडीए के जीतने का फैक्टर तो आपको बताया मैंने जैसे पहले भी, कि महिला वोटर जो है वो उनके जीतने का बड़ा फैक्टर रहेगा इसमें। दूसरा संजीवनी साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजीवनी साबित हो रही है। और दूसरा इन्होंने जो बिजली मुफ्त दिया है। तीसरा जो बुजुर्ग हैं एवब 60 के जो आयु वर्ग के लोग हैं, जिनको वृद्धजन पेंशन योजना का जो 400 से सीधा 1100 का लाभ मिला है, तो वो लोग भी प्राथमिकता दे रहे हैं इस सरकार को कि भाई इस बार किया है, कम से कम इस बार तो इनको ये सम्मान दिया जाए, हमारा भी सम्मान हमारे घर में बढ़ा है, तो हम इस सरकार को सम्मान देने का कार्य करेंगे। और उनका भी रुझान एनडीए के तरफ है, और यही वजह है कि हमको लगता है कि एनडीए के सरकार फिर से दोबारा पहले से ज़्यादा सीट आएगा। हमको ऐसा अनुभव मतलब हो रहा है पब्लिक के बीच, उन्हीं की सरकार बनने की संभावना है। इसके 2 रीज़न मुख्य हैं। तीसरा रीज़न है जो युवा वर्ग है, वो भी दूर की बात सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, इस बार यदि नहीं किए तो केंद्र सरकार का जो सीधा सीधा लाभ राज्य सरकार को मिलता है, यदि यहाँ पे सरकार कोई अलग होता है और केंद्र में अलग होता है, तो वो सीधा लाभ जो केंद्र का इस बार जितना मिला एक बार और रहेगा, इससे केंद्र सरकार और यहाँ का एक ही, तो उसका सीधा लाभ बिहार को मिलेगा। और कम से कम इस पंचवर्षीय में उनके लाभ की आवश्यकता है। जो कि पिछले बार अगर हम देखें तो जो बजट तैयार हुआ था, केंद्रीय बजट, उस पर सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट को फंड मिला तो बिहार था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बिहार डेवलप तो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कें बन रही है, बिजली हर गांव तक पहुंचा है। अब बात होती है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, अब बात हो रही है ग्रिड एक्सप्रेसवे की, तो पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, मेट्रो की हो रही है। तो धीरे धीरे लगता है आपको कि ये तमाम तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश हो सकती है, या ये सिर्फ चुनाव की एक प्रक्रिया है जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि सिर्फ चुनावी जुमला कहा जा रहा है? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये बात तो है, चुनावी जुमला तो होता ही है, हर पार्टी अपनी अपनी बातें अपने स्तर से रखती है कि कैसे जनता को हम अपने पाले में और अपने सीधे सीधे उनका वोट अपने पाले में ले लें। तो ये दोनों बात दोनों पार्टियों के लिए ठीक है। लेकिन देखिए 2 अब चीज़ें हैं। अभी आपको पता होगा कि एनडीए सरकार के माध्यम से पूरे आवास योजना का सर्वे हुआ था, हर एक पंचायत हर एक गांव में हुआ था। और अभी मैनिफेस्टो में एनडीए सरकार का 50 लाख घर देने की वादा किया बात कही गई है, वो लिखित दिए हैं प्रधानमंत्री जी के उससे कि हम 50 लाख घर बिहार को देंगे। तो 50 लाख घर बिहार को देने का मतलब है हर एक पंचायत को तकरीबन 621 के आसपास हर एक पंचायत को ये घर
मिलने वाला है, हाँ। और वो तभी संभव है जब केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों एक हो। तो ये भी सीधा लाभ इनको मिलने की पूरी संभावना है। तो ये सब जरूरी भी है एनडीए की सरकार यहाँ बनाना। एक बार कम से कम इनकी सरकार यहाँ पे रहती है तो ये सीधा लाभ यहाँ मिलता है, तो बिहार की प्रगति होगी। जैसा अभी पटना में मेट्रो चल, कोई यकीन नहीं था, चाहे वो महागठबंधन के लोग हो, एनडीए के लोग हो, लेकिन ये हो पाया है। वो एनडीए राज्य सरकार की बदौलत है, वो केंद्र सरकार की बदौलत ही हुआ है। और उन्होंने कहा कि 4 और अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं मेट्रो की सुविधा देने का कार्य करूंगा, और वो संभव है। अभी तक मैंने देखा है, मोदी जी की एक खासियत रही है, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि उन्होंने जो जो घोषणा किया है उतना पूरा करने का प्रयास करने की कोशिश की गई है, कर पाते हैं। और वो देखा भी होगा बिहार के लोगों ने, बिहार के लोग भी जागरूक है। अब देखिए पूर्णिया एयरपोर्ट की बात कही गई थी, एयरपोर्ट बन गया है, तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, काम जो करता है उसकी तारीफ जरूर होती है। और एक पेचीदा सवाल हम मुखिया जी से ज़रूर पूछेंगे। अच्छा, बहुत तरह की चीज़ें तो हमने आपसे बातचीत की, थोड़ा पंचायत की बात करते हैं। बहुत सारे मुखिया की ये नाराज़गी थी कि भाई एनडीए सरकार ने जो है वो कहीं ना कहीं मुखिया के अधिकारों का हनन किया, और इसको लेकर कई बार आप लोगों ने पहल शुरू की, कई बार अध्यक्ष जी जो है उन्होंने धरना दिया। अभी क्या लगता है, जो मनमुटाव था वो दूर हो गया है एनडीए से क्या, या अभी बरकरार है? क्या बिहार के जो मुखिया संघ हैं वो भी एनडीए के साथ आ रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत को अधिकार मिलना था, जो वाजिब में मिलना चाहिए था, जो पहले मिलता रहा था, उसका हनन तो हुआ है। अभी वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करेंगे तो कम से कम हर एक पंचायत को 2 किस्त मिलने का रहता था। अब इस बार नहीं मिला, एक ही किस्त मिला है, वो भी बड़े कम मिला है। तो पंचायत को सम्मान तो नहीं मिल पाया, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो सम्मान दिया है, जैसे उनका वेतन वृद्धि कर दिया गया है, उनको लाइसेंस का अधिकार दिया गया है, शस्त्र लाइसेंस का, कुछ चीज़ों पे काम किया है, तो थोड़ी सी दूरी तो मतलब ये सब कम हुई बात है, दूरी कम हुई है। लेकिन देखिए, पंचायत की जो सरकार है वो, मेरा मानना है कि वो राज्य सरकार से बड़ा होता है, क्योंकि पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है वो एक एक व्यक्ति से लगाव और जुड़ाव रहता है। पर्सनल फायदा, अगर पर्सनल बिल्कुल, कनेक्ट तो कहीं लोग होते हैं तो मुखिया से ही होते हैं। इस हिसाब से कोई भी प्रतिनिधि को, जो चाहे वो ग्राम पंचायत के प्रधान हो, सरपंच हो, उनको सिर्फ अपने अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए, अपने फायदे की बात नहीं करनी चाहिए, उनको समाज के हित की बात करनी चाहिए। तो मैं यदि देख पा रहा हूँ एज ए पंचायत प्रतिनिधि, तो मुझे लगता है कि समाज के हित में मेरे द्वारा, मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा काम हो या केंद्र के राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा काम हो, काम होने से मतलब होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत काम करेगा तो उसमें सीधा लाभ पंचायत प्रतिनिधियों को मिलता है, जरूर है, लेकिन जनता को लाभ मिल रहा है यदि सीधा सीधा, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। और सभी ग्राम प्रधान को सोचना होता है ये सब चीज़। तो घुमा फिरा के मोटा मोटी ग्राम पंचायत के प्रधान का भी, मुझे लगता है मुखिया लोग का भी सहमति उनके साथ है। और जो कमी बेसी रही है, हम लोग फिर से दोबारा मांग करेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर इनसे मांगेंगे। तो मुझे लगता है मांगे पूरी भी हो सकती है, बिल्कुल। सकती है। और आखिर में क्या अपील करेंगे? 11 तारीख को मतदान होना है, जो आपके पंचायत के लोग हैं उनसे किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन वोट जरूर दे, इसके लिए क्या अपील आपकी? देखिए, मैं तो सभी अपने ग्राम पंचायत के सभी वासियों से ये निवेदन करना चाहिए। बिल्कुल, और पंचायत प्रतिनिधियों से ये अपील इसलिए हम करा रहे हैं क्योंकि एक पंचायत जो है वो सीधा आम जनों से कनेक्ट होता है। वहाँ के प्रतिनिधि सीधे पंचायत के हर घर से वाकिफ होते हैं। और होता क्या है कि विधानसभा के सदन में जो विधायक आपका चुनकर जाता है, वो मुखिया या गांव की स्थिति को देखते हुए अपनी मांगों को वहां तक रखते हैं, तभी जाकर आपके यहाँ सड़क, स्कूल और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, ये सब सुचारू रूप से हो पाती है। और अगर आप अपने मत का उपयोग नहीं करते हैं, और आपके मत के उपयोग नहीं करने से एक अच्छे कैंडिडेट अगर चुनाव हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके क्षेत्र के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात साबित हो सकती है। इसलिए पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आप और कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, आप तो जितना सवाल था आपने पूछ ही लिया। मैं भी फिर अपने जनता से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर अपने बूथ पे 11 तारीख को मतदान कीजिएगा और उसके बाद आप अपने जो बाकी दिनचर्या है उस पर लगे रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।